दोस्तों वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। और आज की वीडियो अगेन खास होने वाली है फ्री होल्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत रिसर्च करके कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। उन क्लिप्स को पहले देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं उन क्लिप्स को देखने के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो रहे हैं हमेशा से, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे या आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग और डिटेल में बात करेंगे ताकि हमें कंक्लूजन मिल जाए कि हमें फ्री होल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। प्रार्थना सुने, हम गरीब लोग हैं, हमने यहाँ पर कैसे करके प्लॉट खरीदा है। अब हमारे ये नोटिस दिया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? हमने बच्चों को भी नहीं पढ़ा लिखा पाया, मजदूरी करते रहे हैं। हम अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये स्थिति है सेक्टर से सलारपुर गांव की, जहां लोगों ने बहुत ही गरीब लोग हैं, पता नहीं कहां से बसर करके खून पसीने की मेहनत से किसानों ने अपनी जमीनें बेच के जो है यहाँ पे प्लॉट लिए। और आज इनको 24 घंटे का नोटिस दिया गया है कि कल आपकी जमीन तोड़ दिए जाएंगे। अब ये गरीब लोगों की कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई MLA साहब कुछ भी कोई काम नहीं आ रहा है। दीदी की गरीब लोगों ने कैसे 1.5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी अदा की है, सरकार को पैसे जमा करके अथॉरिटी में जाके चेक करवा के पेपर सारे करे हैं, कोई लीगल काम नहीं किया है। फिर अथॉरिटी क्यों तोड़ने के लिए कह रही है? आपने कहा मैं इस मकान को गिराऊंगा, उसने कहा कि मैं आत्महत्या करूंगी, क्योंकि उसकी जिंदगी भर की कमेर उसमें लग चुकी थी। जिस समय पे कॉलोनी कटती है उस समय पे कोई रुकावट नहीं। 8 साल बाद जाकर के जब ये परेशान हो जाते हैं तब इन पर कार्रवाई होती है, उस कॉलोनाइज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। योगी जी, आप हमारी दरखास्त क्यों नहीं सुन रहे हैं? और हम लोगों ने 500 लोग यहाँ मकान बनाया है और मतलब खरीदा है, और हमें निकाला जा रहा है यहाँ से। खारिज भी करवाया और गलत खसरे का नंबर दे करके हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। टाइम दिया है कि आप मकान खाली कर दो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। इनके घरों की स्थिति देख लीजिए। 24 घंटे ये इनको अल्टीमेटम दिया गया है और ये बरसात में महिलाओं की सुरक्षाओं को मजाक उड़ाया गया है और कोई व्यवस्था, ये लचर व्यवस्था है। आखिर ये रजिस्ट्री और जो भी खारिज दाखिल है ये कैसे हो गया है? ये सब सरकारी व्यवस्था बनाई गई है जिसके लिए लोग जाते हैं और जो भी पता करके अपना घर बनाने का जिसका भी सपना होता है वो अपना एक छोटा मोटा जो भी प्लॉट खरीद के अपना वो काम करता है। और यहाँ पे इस चीज़ का पूरा मजाक उड़ाया गया है। प्रशासन ये कहता है कि इसकी त्रुटि हुई है, इनके गलत खसरों में दिखा के, इनको दर्शा के इन पे गलत केस भी हुए हैं। ये गाजियाबाद का राहुल विहार इलाका है। यहाँ 8 से 10 हजार लोग रहते हैं। जो जमीन जिसका खेती मालिक है उसने बेची है, उसे ली है हमने। तो आपकी रजिस्ट्री हुई है इसमें? अभी तो फिलहाल नोटरी हुई है। तो आपको पता है कि ये दूर क्षेत्र में मकान है, इसमें अब निर्माण नहीं हो सकता है? इस बारे में हमें जिसकी अग्रवाल जमीन है, जो खेती का मालिक है उसका, उसे हमें होता है नहीं। यहाँ पर आके बस रहे लोगों को रोकने के लिए ना तो कोई चेतावनी दी जाती है, ना ही कोई नोटिस दिया जाता है। डूब क्षेत्र में तो क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? क्या नोटिस वगैरह, चेतावनी वगैरह? आप हमें बताइए कहाँ पे चल रहा है, हमारे तो नॉलेज में नहीं है। हमें कहाँ पे निर्माण कार्य आप हमें लिस्ट दे दें तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। हम FIR दर्ज भी कराएंगे और DM साहब को लिख के भेजेंगे। बेटा कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। ये जमीन प्राधिकरण की मौज उठी जमीन है। यहाँ तुम बैठे हो, बम्बई का कब्जा ले हो यहाँ पे तुम। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख लिया। देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो गई होगी कि फ्री होल्ड के प्लॉट्स किस तरीके के होते हैं और उनके इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग को किस तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ता है अगर हम लोग उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। एक सवाल हमेशा से कॉमन रहा है फ्री होल्ड के अंदर कि दाखिल खारिज हो जाने के बाद या म्यूटेशन मिल जाने के बाद भी क्या हमारा प्लॉट गिर सकता है या टूट सकता है या अनऑथराइज रहता है। तो शायद आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा इस वीडियो के अंदर। हम चाहे कितना भी फ्री होल्ड के बारे में पढ़ लें, सुन लें, देख लें, उसके बावजूद हम लोग आतुर रहते हैं कि हम लोगों को फ्री होल्ड के प्लॉट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमारा दिल है जो कि मानता नहीं है। हम लोग का जो सपना है ना अपना घर लेने का, फ्री होल्ड प्लॉट्स लेने का,
वो सपना ही ढकेल देता है हम लोगों को उस मोड़ पर या उस माहौल में जहाँ पर हम नहीं फंसना चाहते, बट हम ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के प्लॉट्स को या फ्री होल्ड प्लॉट्स को सरकार अवैध मानती है या अनऑथराइज्ड कैटेगरी में डाल देती है। पहला तो वो जो सरकारी ज़मीन है, अगर उसके ऊपर प्लॉटिंग की जाती है और वैसे प्लॉट्स हम लोग खरीदते हैं तो वो अनऑथराइज्ड होता है, ऑटोमेटिकली उसको बुलडोजर चलाकर गिरा दिया जाता है। और दूसरा वो होता है जिनके डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं पहुंचे होते हैं और सरकार के हिसाब से वो लैंड अभी पास नहीं की जाती है, लेकिन प्लॉटिंग चल रही होती है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ही एक ज़मीन लेता हूँ फार्मर से डायरेक्टली। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पहला सबसे पहले क्या होगा, एनओसी चाहिए होगा सरकार के द्वारा और उस फार्मर के द्वारा कि हाँ, रजामंदी से मैंने ये प्लॉट लिया है, चाहे 1 एकड़ हो चाहे 2 एकड़ हो, मैंने वो फार्मिंग लैंड लिया है फार्मर से और फार्मर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस लैंड पे, तो वो मैंने ले लिया, वो एनओसी आ गई मेरे पास। पहला तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब सेकंड कैटेगरी आती है कि मैंने उस लैंड को परचेज तो कर लिया, अब उस लैंड को मेरे को चेंज करवाना होगा अदर पर्पस पे, जो कि होता है चेंज ऑफ लैंड यूज, कि मैं उसको रेजिडेंस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ या फिर मैं कमर्शियल करने जा रहा हूँ या मैं केवल अपने लिए मकान उस पर बनाने जा रहा हूँ। वो चीज़ मैंने उस पर चेंज करवा कर ले लिया। अब सरकार के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये लैंड जो है वो मनु की है और मनु उसको चेंज करवा चुका है रेजिडेंशियल पे। बस अब इसका मतलब है कि मनु उस पर मकान बना सकता है, 500 गज में, 1000 गज में मैं अपना मकान बना सकता हूँ एज पर द गवर्नमेंट, कि हाँ इस मनु ने अपने लिए लिया है और इसने चेंज करवा कर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करवा लिया है, तो वो इस पर घर बनाएगा, तो उनके हिसाब से मेरा ही घर बनने वाला है। बट हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको तीसरी कैटेगरी बताई थी कि अगर मुझे यहाँ पे कॉलोनी बसानी है तो डेफिनेटली मुझे आर्किटेक्चर को हायर करना पड़ेगा, उनसे मैप बनवाना पड़ेगा और एज पर द गवर्नमेंट रूल कि मुझे जब मैं कॉलोनी बसाता हूँ उसमें मुझे प्रॉपर रोड देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, सीवर की स्पेस देनी होती है, पार्क देना होता है एज पर द गवर्नमेंट रूल। और उसके हिसाब से मेरे 30 to 40% और इवन 50% लैंड मेरी चली जाती है। जब मेरी 30 to 50% लैंड चली जाएगी तो डेफिनेटली जो मेरे पास रेस्ट जो 50% लैंड बची हुई है जिसके ऊपर मैं कॉलोनी बनाने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैं वो प्लॉटिंग को लगभग उसी रेट पे बेचूंगा या उस रेट के आसपास बेचूंगा जहां पर अथॉरिटी आपको उस रेट पर बेच रही है। बट ये डॉक्यूमेंट मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने उस नक्शे को पास करवा दिया है, उस कॉलोनी को मैंने पास करवा दिया है और उस कॉलोनी का मैंने नाम ये दिया है, उस पर मैंने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने उनको क्रिएट करके दे दिया, प्लॉटिंग दे दी, सब कुछ मैंने दे दिया है उसके अंदर और वो पास हो गई है एज पर द गवर्नमेंट। तब तो वैलिड है और मैं उस कॉलोनी को पास करवा कर मैं उसको आप लोगों को बेच सकता हूँ। बट यहीं पर हमारे जितने भी एनसीआर के अंदर प्लॉटिंग हो रही है, थर्ड कैटेगरी को नहीं कंसीडर किया जा रहा प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा या फिर उस सोसाइटी के ओनर के द्वारा जो वहां पर कॉलोनी बसाने जा रही है, जिसकी वजह से आपको कम रेट पर वो प्लॉट्स मिलते हैं और वो अनऑथराइज्ड मानी जाती है। स्टिल वो डॉक्यूमेंट सरकार के पास नहीं पहुंचा है कि वहां पर कॉलोनी बसाई जा रही है, तो सरकार के हिसाब से आज भी वो लैंड खाली है या फिर एक ही मकान बना होगा, वो मनु का मकान होगा। तो ऐसी कॉलोनी को भी अनऑथराइज्ड ही माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको चौथी कैटेगरी बताई थी कि वो रेरा के अंदर भी रजिस्ट्रेशन मुझे करना होगा, तभी जाके मैं प्लॉटिंग को काट सकता हूं। दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था और आज आपने एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया। अब आप खुद सोचिए कि आपने जहां जहां पर लैंड लेने की देख रहे हैं या विला लेने की सोच रहे हैं, जो आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देख रहे हैं या फिर आप ग्रेटर नोएडा के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं या फिर जेवर के आसपास देख रहे हैं, और उस लोकेशन पे अगर कोई कॉलोनी बसाई जा रही है किसी प्राइवेट डीलर के द्वारा, तो उसने अगर ये डॉक्यूमेंटेशन लिए हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर नहीं लिए हैं तो आप आगे बिल्कुल मत बढ़िए। अदरवाइज आपके साथ वो प्रॉब्लम आ सकती है जो वहाँ पे किसान नेता डिस्कस कर रहा था कि 8 साल के बाद क्यों याद आया सरकार को कि ये अनऑथराइज्ड है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, सरकार के हिसाब से वो लैंड मेरी है, अभी फिलहाल मैंने उस पर कोई नक्शा पास नहीं करवाया कॉलोनी का, बट मैंने कॉलोनी बसा दी है। तो सरकार कोई मास्टर प्लान इन फ्यूचर लेकर आती है कि मेरे को हॉस्पिटल बनाना है उस लोकेशन पे, बट मनु का प्लॉट आधा कवर करना पड़ेगा, जाओ मनु से बात करो। बट मनु ने तो यहाँ पे प्लॉटिंग करके बेच चुका है 8 साल पहले ही, और यहाँ पे लोग 8-8 साल से रजिस्ट्री करवा कर रह रहे हैं, मीटर का बिल चल रहा है, सीवर लाइन चल रही है, ट्रांसफार्मर जुड़ गए हैं, सब कुछ हो गया, रोड भी बन गई है। तो उनको याद आता है कि नहीं यार ये तो गलत हो, तो उनको समझ में आता है ये
अनऑथराइज्ड कॉलोनी मनु के द्वारा बसा दी गई, तो मनु के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी जो कि 10% 20% होता है। मनु उसको पेनल्टी को भी दे देगा, लेकिन अब होगा क्या, उनको तो अपना हॉस्पिटल बनाना ही बनाना है या फिर उनको अपने हाईवेज निकालने ही निकालने हैं। तो उस केस में या तो वो सीज कर दी जाएगी सोसाइटी, या फिर वो सोसाइटी जितना भी भाग उसके अंदर आ रहा होगा उसको गिराया जाएगा, और गिराया जाएगा तो उसमें मुआवजा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ कंसीडर करें इन सारे पॉइंट्स को और समझें जो मैंने आज आप लोगों से बात की है, और जो आपने वीडियो देखा है वही हालात आपके साथ तो नहीं होने वाला अगले 8 और 10 साल तक। तो इस तरीके की लोकेशंस में आप प्लीज़ ना लें अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये 4 सवाल जो है ना वो आपकी ज़िंदगी और आपकी इन्वेस्टमेंट को बचा सकता है। पहला एनओसी जो सरकार के द्वारा दिया जाता है फार्मर्स की रजामंदी के साथ, दूसरा CLU जो दिया जाता है चेंज ऑफ लैंड यूज जो दिया जाता है, तीसरा वो कॉलोनी जो पास करवाई गई है नक्शा देकर बाकायदा सरकार के पास रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर ये सब है तो आप प्लीज़ आगे बढ़ें, अगर ये नहीं है तो आप रुक जाएं, अपने आप को रोक लें, इन्वेस्टमेंट ना करें, बिकॉज वो शायद आपके ऊपर आज बर्डन नहीं बनेगी बट वो 8 साल 10 साल 15 साल के बाद बन जाए। बट ये 8 से 10 साल और 12 साल जो आप जी रहे होंगे ना वो डर के साए में जी रहे हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप अपने सपनों के घर में रहने के लिए जाते हैं तो डर कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो सरकार की नींद खुलेगी और वो उस चैप्टर को दोबारा खोलेगा। शायद वो सरकारी विभाग का अधिकारी जो वहां से ट्रांसफर चला जाएगा और नया अधिकारी जब आएगा तो वो अपनी फाइल जरूर खोलेगा, और जब भी खोलेगा तो ये सारी चीजें दोबारा आपकी लाइफ में फिर आएंगी, और उस टाइम पे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और उस टाइम पे पीछे मुड़कर देखना बहुत मुश्किल होगा। मैंने आज जो वीडियोस देखी हैं, लोगों का दर्द जो देखा है, वो लोग उस प्लॉट्स पे अपने घर बना कर रह रहे हैं 8 साल से 10 साल से 4 साल से 5 साल से, और उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है बिकॉज वो या तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है या फिर वो सरकारी ज़मीन का ऊपर बनाए गए मकान है। तो इस तरीके के फ्रॉड से आप बचें, बिकॉज बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है एजेंट्स की, कंपनियों के द्वारा कि आप प्लॉट्स को बेचें, और अंधाधुंध प्लॉट्स को बेचा जा रहा है, कुछ भी बोलकर बेचा जा रहा है। आप इन सब चीज़ों में ना फंसे दोस्तों। नेक काम केवल दान दक्षिणा से रिलेटेड नहीं होता है, नेक काम वो भी होता है जब आप किसी को फ्रॉड होने से बचाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दूसरों तक, आम आदमी तक पहुंचने दें, लो इनकम ग्रुप तक पहुंचने दें, बिकॉज वो किश्तों पे जो मकान ले रहे हैं ना, वो मकान की रजिस्ट्री ज़रूर हो रही है, बिकॉज सरकार के पास कोई भी बही खाता नहीं है कि यूटिलाइज्ड जिस पे वो जब रजिस्ट्री करवाएं तो वो उसी टाइम कंफर्म कर दें कि ये इस लोकेशन की रजिस्ट्री नहीं होगी, जो कि हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब हम रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएं तो वहाँ पर वो हमसे पूछे कि लोकेशन कौन सी है। लेट्स सपोज कि हमने बोला सेक्टर 31 सर, उसने सेक्टर 31 डाला, उसके बाद उसने ऑप्शन पूछा सेक्टर 31 में कौन सी एरिया है। सर मेरी 31 एरिया में शिव शक्ति नगर है या लोकेशन है या विकास विहार है, जो भी लोकेशन है उसका हमने नाम दिया। अगर उसके पास नाम नहीं आया वो तुरंत मना कर देगा, नहीं सर ये अभी तक हमारे पास इसकी ऑथराइजेशन नहीं आई है, हम इसकी रजिस्ट्री नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है हमारी सरकारी विभाग के पास कि वो इस तरीके से तुरंत के तुरंत हम लोगों को बता सके और हमारी रजिस्ट्री रोक सके। तो हमारा सरकारी विभाग आज भी पुराने तौर तरीके को अपनाता है, जो कि पहले रजिस्ट्री कर लेता है, उसके बाद दाखिल खारिज भी कर लेता है, उसके बाद पता लगता है 5 साल 10 साल के बाद कि अरे ये तो अनऑथराइज था, और उस पे मार केवल हम ही लोगों को लगता। सरकार अपने ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती, उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर अपने ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, वो अपना निकल जाता है और हम लोग फंस जाते हैं। और क्योंकि हमारी जमा पूंजी, हमारी मेहनत की कमाई और हमारे सपनों का घर हमारे आंखों के सामने जब मिट्टी में मिल जाता है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए आप दूसरों को ज़रूर बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरीके की अगर प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों मुझे इसका सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मालूम कि मैं आप लोगों को क्या राय दूं कि अगर ऐसी लोकेशन पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपको क्या करना चाहिए। मुझे इसके बारे में सचमुच नहीं मालूम और मैं आप लोगों को कोई भ्रमित आंसर नहीं देना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आती है तो आप दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें लोगों को मेरे साथ साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। जब आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे हिम्मत मिलती है और भी ज़्यादा रिसर्च करने को इन प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर या फर्दर किसी और इन्वेस्टमेंट को लेकर। धन्यवाद।